Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry chapter number 5 knowledge 2 paper. There are total 28 questions in this paper having 12 MCQs, 4 long and 13 short questions. First of all, MCQs. Question number 1, density of a gas increase when it's so density का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. दैट मीन्स के वॉल्यूम पर वो डिपेंड करती है. ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम को कम हो जाना चाहिए. ठीक है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे तो लिखा है वॉल्यूम कांस्टेंट, हालांकि वॉल्यूम को कम होना चाहिए. तो सी ऑप्शन आपकी स्किप हो गई. इसके साथ या आप अगर ए ऑप्शन देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने से तो बच्चे मॉलिक्यूल्स और दूर दूर चले जाएंगे. ठीक है, उससे डेंसिटी कम हो जाएगी. दैट्स वाई ए ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, हाउ कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं. ठीक है, तो उसका मतलब है उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है. बेसिकली डेंसिटी का मतलब यही है कि थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा लोगों का होना. ठीक है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का होना, तो प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी इंक्रीज. सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. सेकेंड, एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 760 मिलीमीटर मर्करी. तो इसका आंसर है सी, 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और ये आपको वैसे तो टेबल में मिलेगा, आप टेबल याद करें सारे तो आप इजीली कर सकते हैं. वैसे भी आप इसको एक कॉन्सेप्ट के लिहाज से समझ सकते हैं, क्योंकि जो 760 मिलीमीटर मरकरी है विच इज़ इक्वल्स टू 1 atm, ये हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ओके, सो जब किसी भी लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर आता है, दैट मीन्स उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करता है. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो 760 है, यानी कि इट इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वाटर बॉयल होता है. तो आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, और वो सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज विच वन इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैस. तो वैसे तो ये गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं ही सारी, लेकिन प्रेशर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस. ठीक है, और वैसे भी आपकी बुक में एक लाइन मेंशन है, तो जो बुक की स्टेटमेंट है वो ही करेक्ट होगी. तो प्रेशर इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर इज. मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? यू नो, इट्स गैसेस. नेक्स्ट है 2 × 101325 पास्कल इज इक्वल टू. सो इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व. इसका मतलब ये नहीं आप इन्हें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें और बाद में आप उन्हें एटीएम में कन्वर्ट करें. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और इट्स वेरी टाइम टेकिंग. सो ईजी मेथड क्या है कि यू मस्ट नो 101325 पास्कल इज इक्वल टू 1 atm. ओके, सो अगर हम इस वैल्यू को, यानी कि 1 atm की वैल्यू को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू 2 atm. सो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 atm. नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज. फोर्स का यूनिट क्या है? SI यूनिट. तो वैसे तो आप इसमें सी ऑप्शन तो आपके पास बिल्कुल ही इनकरेक्ट है. किलो जूल पर मोल तो एनर्जी का यूनिट होता है, हीट का होता है, फोर्स का नहीं हो सकता. इसके अलावा जो न्यूटन है वो भी इसमें इनकरेक्ट है, न्यूटन पर मीटर ये भी इनकरेक्ट है. और अगर ए और बी ऑप्शन देखें, ये दोनों ही वैसे फोर्स के यूनिट हैं, लेकिन आपने भी अपने बुक में न्यूटन ही पढ़ा है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, डाइंस तो आपने नहीं पढ़ा. और वैसे भी जो इंटरनेशनली फोर्स का यूनिट यूज होता है वो न्यूटन ही, इट्स नॉट डाइंस. ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है व्हेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इंक्रीज 2 times इट्स प्रेशर बिकम्स. ये बॉयल्स लॉ की बात हो रही है कि वॉल्यूम बढ़ाया जाता है तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज.
ठीक है। तो बिकॉज V और P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए अगर वॉल्यूम आपने 2 टाइम्स बढ़ाया तो प्रेशर 2 टाइम कम होगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डबल और 4 टाइम तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कभी भी नहीं बढ़ सकता, डबल नहीं हो सकता ना 4 टाइम हो सकता है। ठीक है, सो सी ऑप्शन हाफ इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, K इज इक्वल्स टू। तो चार्ल्स लॉ की आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि K जो है वो V/T के इक्वल है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है रॉबर्ट बॉयल वॉज अ नेचुरल। तो इससे आप जो है वो फिजिसिस्ट तो आप बिल्कुल ही निकाल दें, और जब आप ये निकाल दें दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज इज आल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, C और D ऑप्शन इनकरेक्ट है। B ऑप्शन में केमिस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि केमिस्ट्री पढ़े हैं तो ये केमिस्ट्री इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में साइड बॉक्स में पिंक बॉक्स में मेंशन है कि रॉबर्ट बॉयल एक फिलोसोफर है, नॉट अ केमिस्ट। ओके, ही वॉज अ फिलोसोफर फर्स्ट। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके मेंशन है रॉबर्ट बॉयल वॉज नेचुरल फिलोसोफर। ओके, आपकी बुक में केमिस्ट भी है, फिजिसिस्ट भी है, इन्वेंटर भी है। ओके, ही इज एवरीथिंग। ओके, ही हैज ऑल द क्वालिटीज, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट होगा, D ऑप्शन, नॉट A ऑप्शन। ओके, D ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो इज। इसमें से आप वैल्यू बताएंगे तो हमारे पास आ जाती है A ऑप्शन, -273.15 डिग्री C। एब्सोल्यूट ज़ीरो जिसको ज़ीरो केल्विन कहते हैं, उसकी वैल्यू ये होती है, माइनस को भी आपने याद रखना। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, आपके पास है 1 आंसर, A ऑप्शन, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आपने उनके नेम्स लिखने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चंद एक लिखनी है। ठीक है, आपने कहना है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप ब्रीफली कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर दें। आप लिख सकते हैं कि सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, and in liquids the intermolecular forces are intermediate between solids and gas, and in the gas molecules intermolecular forces are very weak। इस तरह से आप इनकी एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट रॉबर्ट बॉयल। आप इसमें आपके पास दोबारा से MCQs वाली बात ही आ गई, आप ये सारा लिखेंगे, इसका आपको ईयर भी आप याद कर लें। ठीक है, कि ये किस डेट को पैदा हुआ और किस डेट को उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 1627 से 1691। एंड ही वाज नेचुरल फिलोसोफर, केमिस्ट, फिजिसिस्ट एंड इन्वेंटर। ही इज फेमस फॉर द बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। ओके, ये वर्ड टू वर्ड आप लिखेंगे बिकॉज ये नॉलेज बेस्ड पेपर है, इसमें आपका नॉलेज, आपके मेमोरी चेक की गई है कि आपको कितना अच्छी तरह आपने याद किया उस चीज़ को, बुक को आप कितना फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। सो फास्फोरस की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म की बात हो रही है, एक होता है वाइट फास्फोरस और एक होता है रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। जो वाइट फास्फोरस है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और पॉइजनस होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, यानी कि होता सॉलिड ही है लेकिन वैक्स की तरह का सॉलिड होता है। ठीक है, हार्ड सॉलिड नहीं होता। इसके अलावा ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी P4। इसके एक मॉलिक्यूल का फार्मूला होगा P4, यानी एक मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस के एटम होंगे, टेट्रा मीन्स 4। ओके, आगे रेड फास्फोरस जो है वो लेस रिएक्टिव होता है इसके कंपैरिजन में, और ये पॉइजनस भी नहीं होता है, और ये किस तरह की इसकी शेप कैसा सॉलिड है, ये ब्रिटल पाउडर की फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज डेंसिटी। Definition you have to write and then explanation and then example। okay, so ये मार्किंग कैटेगरीज आपको इधर शो हो रही हैं वीडियो में, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे आपको ये शो नहीं होंगी।
दैट्स वाई आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना चाहिए, फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो डेंसिटी आपके पास गैस वाले टॉपिक में ज़्यादा डिटेल से है। इसमें आपके पास डेफिनेशन नहीं लिखी, तो आप पहले डेफिनेशन नोट कर लें। यू विल राइट द रेशो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि gases have low density than liquids and solid. It is due to light mass and more volume occupied by the gas molecules. Okay, यहाँ तक आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखेंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आप कोई सी भी लिख लें। ठीक है, कि ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है 1.4 है ग्राम पर DM क्यूब एट 20 डिग्री C। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि गैस बच्चों, गैस का मास बहुत, आपको पता ही है गैस बहुत लाइटर होती है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जो डेंसिटी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी चीज़ का मास कम है दैट मीन्स उसकी डेंसिटी भी कम है। तो अगर गैस का मास कम होता है दैट मीन्स गैस की डेंसिटी लिक्विड टू सॉलिड से कम होती है। इसके अलावा गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है, और जिस चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी वजह से गैस की डेंसिटी, यही दोनों रीजंस है कि गैस की डेंसिटी कम होती है, कि लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम। नेक्स्ट इज डिफाइन एवेपोरेशन। तो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी। द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस स्टेट। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ओके, और साथ में आप एग्जाम्पल लिखेंगे कि 1 mole ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म। इट रिक्वायर्स 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी, और ये आप इक्वेशन बना के शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज हाइपरटेंशन। तो इसमें आपने कॉज लिखना है इसका, कि क्यों होता है ये, और इसके जो भी आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये आपके पास एक पिंक बॉक्स है आपकी बुक में। हेयर यू कैन सी, डू यू नो में है ब्लड प्रेशर वाला। यहाँ पे आपके पास लास्ट में बताया हुआ है दिस वन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या है बच्चों? हाई ब्लड प्रेशर। बाज़ लोग ज़्यादा टेंशन्स लेते हैं, वरीज लेते हैं, तो उनका बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन, ये उसका कॉज है। और नॉर्मल हमारा जो बीपी है, ये ऊपर लिखा है 120/80 भी होता है मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, लेकिन जिसका हाइपरटेंशन हो तो उसका यानी कि अगर किसी इंसान का बीपी 140/90 हो गया, यानी ऊपर वाला 120 से 140 हो जाए और नीचे वाला जो है वो 80 से 90 हो जाए, इतना फ़र्क आ जाए, दैट मीन्स वो हाइपरटेंशन का शिकार हो गया। ठीक है, और हाइपरटेंशन से क्या होता है? हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, ब्लड वेजल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक्स का और स्ट्रोक्स का, यानी स्ट्रोक्स मतलब शॉक, ठीक है, उनका ख़तरा होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन प्रेशर, राइट इट्स यूनिट। प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे और यूनिट बताएंगे। सो यहाँ पे आपके पास बुक के स्टार्ट में है प्रेशर। ये आपके पास डेफिनेशन है। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, P इज इक्वल्स टू F/A, और ये इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू पास्कल, PA। ठीक है, ये चीज़ अब लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ गैस। तो हेयर यू गॉट द मोबिलिटी पॉइंट, यू हैव टू राइट इट एज सच कंप्लीट। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। ओके, यू कैन फाइंड इट इन चार्ल्स लॉ। हेयर बिफोर चार्ल्स लॉ यू हैव एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। यहाँ पर आपके पास
एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन आती है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। ओके, और आप वैल्यू लिखेंगे कि 0 केल्विन इज इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सी। माइनस आपने लाजमी लिखना है, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस लिखना है, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी आइडियल गैस वो होती है जिसके मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। तो बच्चों, आइडियल गैस का अगर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा ना, मैं तो आपको भी बता रही हूँ कि आइडियल गैस वो है जिसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं। तो ज़ीरो वॉल्यूम का तो मतलब है कि मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं, उन्होंने कोई जगह घेरी ही नहीं हुई, ठीक है। तो दैट मीन्स गैस इस टेम्परेचर पे आके, ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वो गैस, आइडियल गैस तो दूर की बात है, वो गैस ही नहीं रहती, उसके मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ गए हैं कि वो लिक्विड बनने लगी है, ठीक है। ज़ीरो वॉल्यूम का तो मतलब गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो ही नहीं सकता, गैस का वॉल्यूम तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ज़ीरो वॉल्यूम का मतलब है कि वो गैस अब लिक्विड बनने जा रही है, ठीक है। यानी ये इतना ठंडा टेम्परेचर है, माइनस, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, माइनस में भी इतनी दूर जा रहा है ना 273 पर, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना ठंडा टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर गैस जो है वो लिक्विड बन जाती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। नेक्स्ट इज है डिफाइन boiling point. You have to write definition and example. So here is a definition. Okay, temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure is called boiling point. और आप example लिख सकते हैं कि boiling point of water is 100 degrees Celsius. Okay, यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो ये वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में आएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, द स्टेज एट विच, रीचेस की बजाय आप लिख लें एट विच, the stage at which when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. At this stage, the number of molecules evaporating will be equal to the number of molecules coming back, condensing to liquid. This state is called dynamic equilibrium. Okay? साथ में आप ये वाली इक्वेशन बनाकर शो करेंगे, लिक्विड, वेपर्स, वेपराइज, कंडेंस। ओके, अच्छा, वो कहता क्या बच्चे देखें, लिक्विड जो है जब आप उसे हीट करते हैं तो वो वेपराइज होके वेपर्स बन जाता है। लेकिन बच्चे जब आप ये कर रहे होते हैं उस टाइम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा हो, उस दौरान वेपर्स भी इकट्ठे होकर लिक्विड में चेंज हो सकते हैं। दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ओके, सो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स चल रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इन दोनों प्रोसेसेस की स्पीड इक्वल हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। Next is what is condensation. So again, यहाँ से आप definition लिख सकते हैं, the reverse of evaporation in which a liquid changes into gas, in which a gas changes into liquid is called condensation. Okay, यहाँ पे condensation की definition है a gas changes into liquid, ठीक है। और यहाँ आप लिखेंगे स्टार्ट इस तरह से करेंगे, द रिवर्स ऑफ एवेपोरेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इन दिस प्रोसेस अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है। अगर गैस जो है वो इकट्ठी होकर फ्रीज होकर लिक्विड बन जाए तो दैट वुड बी कॉल्ड एज कंडेंसेशन। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का भी 1 मार्क है। रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप ये वाटर वाली एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर दें, लिक्विड से गैस में जा रहा है, नहीं ये वाली नहीं, जो अभी आपने वेपर प्रेशर में पढ़ी है वो वाली इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, कि लिक्विड वेपराइज होके वेपर्स और वेपर्स जो हैं कंडेंस होके लिक्विड बनते हैं। सो ये 12 क्वेश्चन 13 है जी। व्हाट इज़ मेंट बाय रिजिडिटी। सो ये सॉलिड्स वाला जो टॉपिक है उसमें आएगा हेयर
The particles of solids are not mobile, they have fixed position, therefore solids are rigid in their structure. यानी कि वो rigid होते हैं, उनको हिलाना मुश्किल होता है, ठीक है, वो अपने अपने पोजीशंस पर फिक्स होते हैं और वहाँ से मूव नहीं करते। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। डेफिनेशन आएगी, उसकी एग्जाम्पल आएगी और फिर प्रॉपर्टीज़ आएंगी। एग्जाम्पल का मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ आप जितनी भी लिखेंगे उनकी कोई ना कोई एग्जाम्पल्स भी होंगी, वो साथ साथ आप लिखेंगे तो ही आपको 1 मार्क उनका भी मिलेगा और फिर प्रॉपर्टीज़ का अलग से 3 मार्क होगा। इसमें आपके 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, मैटर इन द गैसियस स्टेट डज नॉट हैव, यहाँ से, ठीक है। तो क्या होता है कि गैस स्टेट के अंदर बच्चों गैस स्टेट का कोई ख़ास शेप नहीं होती, कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता। उसकी वजह है कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं और उनका वॉल्यूम हम मेजर नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि मॉलिक्यूल्स जो है उनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, बिकॉज वो कभी बहुत दूर होते हैं और हर वक्त मूव करते रहते हैं। इसके अलावा गैसेस जो हैं वो जितनी उन्हें जगह मिलती है उतनी ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी इंटरमॉलिक्यूलर, इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। यही तो वजह है कि वो इतने दूर दूर पाए जाते हैं। अगर उनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती तो वो करीब आ जाते, ठीक है, हालांकि लेकिन वो असल में दूर दूर होते हैं। और प्रेशर इनकी बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है जी इनकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस के मॉलिक्यूल बहुत आपस में टकराते रहते हैं, मूव इधर से उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी इस कोलिजन्स के दरमियान यानी टकराने के दरमियान वो खुद ब खुद ही इस तरह से मिक्स होते हैं कि वो हर तरफ एक जैसा मिक्सचर बना दें। कहीं पर भी ऐसा ना हो कि एक तरफ बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और एक तरफ कम हैं, ऐसा ना हो, हर तरफ बराबर मॉलिक्यूल्स हो जाएं, तो दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ऐसे पॉसिबल होगा कि मॉलिक्यूल्स मूव करें इधर से उधर और वो एक जैसा होमोजीनियस मिक्सचर बना लें। तो गैसेस की जो डिफ्यूजन है वो उनके मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर किसी का मास कम होगा तो जाहिर सी बात है उसमें मॉलिक्यूल्स कम होंगे और उन्हें ज़्यादा जगह मिलेगी इधर से उधर जाने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेंगे। लेकिन जिसका मास हैवी होगा वहाँ पे जगह थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, तो इसलिए वहाँ पे डिफ्यूजन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन है, उसका मास ऑक्सीजन से कम है, हाइड्रोजन का ओनली 1 मास होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास होगा, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन का मास 32 है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। उसने बताया है कि हाइड्रोजन 4 टाइम्स ज़्यादा डिफ्यूजन अच्छी शो करती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस, ओके। नेक्स्ट इज इफ्यूजन। इट इज़ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टीनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। यानी कि अगर 2 कंपार्टमेंट्स हों, एक तरफ गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं और एक तरफ बहुत कम है, लेकिन वो जो दोनों कंपार्टमेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं एक छोटे से होल के ज़रिए, तो क्या होगा कि जहाँ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है वहाँ से एक एक करके मॉलिक्यूल उस छोटे से होल में से होता हुआ दूसरे कंपार्टमेंट में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो जाता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ बराबर मॉलिक्यूल्स ना हो जाए। तो एक छोटे से होल से मॉलिक्यूल जो है वो लेस प्रेशर वाले एरिया की तरफ गया
दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। एस्केपिंग का मतलब है बच कर निकलना, तो गैस का मॉलिक्यूल निकलता है छोटे से होल के थ्रू, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इफ्यूजन। और एग्जांपल है जैसे कि टायर पंक्चर हो जाता है, टायर पंक्चर हो तो उसमें सुराख हो जाता है, तो टायर के अंदर हवा ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से भरी होती है, और बाहर तो इतना प्रेशर नहीं होता हवा का, तो इसलिए हवा जो है वो इस एक सुराख में से थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल जो है एक एक करके मॉलिक्यूल बाहर आता रहता है। इस तरह एयर इफ्यूज़ आउट हो जाती है। जैसे डिफ्यूजन में मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता था, बिल्कुल इसी तरह इफ्यूजन में भी है। अगर कोई गैस लाइट होगी, हल्की होगी, तो वो ज़्यादा इफ्यूज़ करेगी। नेक्स्ट इज़ प्रेशर। गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं तो वो दीवारों के साथ आपस में भी टकराते हैं और वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो जब वो वॉल्स के साथ टकराते हैं तो उनके ऊपर वो एक प्रेशर एग्जस्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो एक ख़ास एरिया पे वो जितनी फोर्स लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। P इज इक्वल्स टू F/A, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो जब मीटर स्क्वायर जो है वो नीचे से ऊपर आएगा तो वो मीटर -2 हो जाएगा, ठीक है। साइन उसका चेंज हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Nm-2। और Nm-2 जो है वो उसे कहते हैं 1 पास्कल, ठीक है। तो पास्कल किसके इक्वल है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड बैरोमीटर, और अगर लैब में प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड मैनोमीटर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है कि अगर हम सी लेवल पे कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसको हवा का कितना प्रेशर फील हो रहा है, वो होता है 1 atm, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि सी को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करके प्रेशर को मेजर किया गया। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है मरकरी कॉलम के लिहाज से, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव अ कंटेनर जिसके अंदर हमने मरकरी फिल की हुई, Hg मरकरी है। मरकरी एक एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक इन्वर्टेड फनल लगाई हुई है, ठीक है। और ये जो फनल, ये जो है इन्वर्टेड, इसके ऊपर मार्क्स लगे हुए हैं, यानी कि ग्रेजुएटेड है, यानी इसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, और वो मेजरमेंट्स जो है वो मिलीमीटर में है। लेट सपोज ये 100 मिलीमीटर है, ये 200, 300, ऐसे करते करते, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है 760 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको पता है इस मरकरी के ऊपर एयर का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। हवा जो है वो अपना प्रेशर इसके ऊपर डाल रही है। हवा का जब प्रेशर डलता है तो ये मरकरी यहाँ से इस फनल में राइज कर जाती है, ठीक है। तो जितना प्रेशर पड़ेगा बस उतनी राइज करेगी, ठीक है। तो जब देखा गया तो मरकरी जो है वो यहाँ तक राइज करती है, यानी इस पॉइंट तक 760 तक राइज करती है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हवा का प्रेशर है वो कितना है? 760। हम उसको लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। तो ये इस तरह से हवा का प्रेशर मालूम किया जाता है, और इसलिए उन्होंने डेफिनेशन लिखी है द एयर कॉलम दैट सपोर्ट्स 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम, ओके। द प्रेशर ऑफ एयर, ये एयर का प्रेशर है जिसने सपोर्ट किया 760 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी को, ठीक है। तो 760 मिलीमीटर मरकरी हवा का प्रेशर है और इसको 1 atm भी कहते हैं। दैट मीन्स 1 atm इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। मिलीमीटर मरकरी को टूर भी कह सकते हैं, ओके। तो 1 atm कैन बी इक्वल टू, वी कैन से 760 टूर या टर, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो उसके अलावा 1 atm जो है वो अगर पास्कल में देखा जाए तो होता है 101325 पास्कल, और अभी हमने पढ़ा कि पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके सारे यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज
कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेस मतलब किसी चीज़ को दबाना, तो गैसेस को दबाया जा सकता है क्योंकि गैस के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो जब दबाया जाएगा तो वो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे और वो कम जगह घेरेंगे। ओके, मोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब है मोबाइल, मूव करना, तो गैस के मॉलिक्यूल ऑलवेज मूव करते रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा गैस के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है। देखिए किसी जगह कहीं पर जगह होगी तो कोई बंदा मूव करेगा ना, तो गैस के अंदर जगह बहुत ज़्यादा होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वो मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। तो यही तो वजह है कि वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ डेंसिटी ऑफ गैस, कि गैस की डेंसिटी जो है वो लिक्विड सॉलिड से कम होती है क्योंकि इनका मास कम होता है और ये वॉल्यूम ज़्यादा घेरते हैं, और इनकी जो डेंसिटी है उसको ग्राम पर डीएम क्यूब से डिनोट करते हैं। लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेंसिटी को ग्राम पर सीएम क्यूब से डिनोट करते हैं। जो डीएम क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब, वो छोटा यूनिट है। क्यों गैस के लिए हम छोटा यूनिट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स तो इनसे 1000 टाइम ज़्यादा डेंस होते हैं, ज़्यादा गाढ़े होते हैं, ठीक है। उनके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो 1000 टाइम्स हैं, दैट्स वाई उन्होंने 1000 टाइम्स का यूनिट भी बढ़ाया हुआ है लिक्विड सॉलिड का, ग्राम पर सीएम क्यूब, ठीक है। डीएम और सीएम में वैसे 10 का फ़र्क है, लेकिन ऊपर जो क्यूब है यानी 10 को भी 3 दफ़ा लिखें, 3 टाइम्स लिखें तो 1000 हो गया ना, तो इसलिए 1000 टाइम लिक्विड एंड सॉलिड जो है वो ज़्यादा डेंसर होते हैं, इसलिए उनका यूनिट बड़ा रखा गया। इसके अलावा जब हम ठंडा करते हैं किसी चीज़ का, टेम्परेचर लो करते हैं गैस का, तो मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में करीब आ जाते हैं, इसलिए डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मॉलिक्यूल्स के करीब आने से वो कम जगह घेरते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और ये एग्जांपल है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब एट 20 डिग्री सी, जबकि 0 डिग्री सी पे 1.5 ग्राम पर डीएम क्यूब। ओके, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो गई, जबकि हमने जब कूल किया 0 पे लाए तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई। नेक्स्ट इज अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 atm व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपैंड up to 1200 centimeter cube. What will be its pressure in millimeter mercury? ओके, सो आपने स्ट्रक्चर बनाना है, इसका गिवन लिखना है स्ट्रक्चर में और रिक्वायर लिखना है, ठीक है। फिर आप फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे और फिर आप एंड पे यूनिट लिखेंगे, तो पूरा आप एक एक स्टेप के आपको मार्क्स मिलेंगे। सो ये हमारे पास V1 दिया हुआ है, ये P1 दिया हुआ है, हमें V2 दिया हुआ है वॉल्यूम 2, और प्रेशर 2P2 हमसे पूछा गया। वॉल्यूम दोनों सीएम क्यूब में ही है, बट प्रेशर उसने एटीएम में दिया और मिलीमीटर मरकरी में पूछा। ओके, दैट मीन्स हम इसको भी मिलीमीटर मरकरी में ही पहले कन्वर्ट कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स डू दैट। मैं जस्ट सॉल्व कर रही हूँ, बट यू हैव टू राइट एवरीथिंग, given, required, formula, etc. So Boyle's law, according to Boyle's law, P1 V1 is equals to P2 V2। उसने हमसे फाइनल प्रेशर पूछा है P2। अगर P2 निकालना हो, ये चीज़ यहाँ पर वैसे की वैसी ही आ जाएगी। V2 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको हम अगर सीधा करके लिखना चाहें, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। नाउ P1 जो है उसने हमें कितना दिया हुआ था, 1 atm, ठीक है। P1 उसने कितना दिया था, 1 atm। सो यू ऑल नो 1 atm इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर मर्करी। तो क्या अभी हमने ऊपर स्टैंडर्ड एटीएम प्रेशर में डिस्कस भी किया है। हेयर यू कैन सी 760 millimeter mercury is equals to 1 atm. Okay, now we can solve, we can put value
इन दिस फार्मूला P1 की जगह मैं लिख देती हूँ 760 और V1 की जगह 800 और V2 की जगह 1200. So let's solve it. 506 is the right answer. और यूनिट क्या है? मिलीमीटर मरकरी, बिकॉज हमने ऑलरेडी एटीएम को मिलीमीटर मरकरी में ही कन्वर्ट करके यूज़ किया था. So this is the final pressure. Okay, so it's very easy. Numericals of this chapter are very easy. Usually Boyle's law or Charles' law is used, but only thing you need to understand is units conversion. You must know कि अगर आंसर आपको मिलीमीटर मरकरी में चाहिए तो आपका P1 पहला प्रेशर भी मिलीमीटर मरकरी में ही होना चाहिए. नेक्स्ट इज अ सैंपल ऑफ नियॉन गैस ऑक्यूपाई 75 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम 1 दिया हुआ है. एट वेरी लो प्रेशर 0.4 atm. ये प्रेशर 1 दिया हुआ है. टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि बॉयल्स लॉ लगेगा. व्हाट वुड बी द वॉल्यूम? अब V2 उसने पूछा हुआ है और प्रेशर 2 उसने दिया हुआ है 1 atm. ओके, यानी जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर जो है वो cm क्यूब में आएगा क्योंकि उसने पहला वॉल्यूम cm क्यूब में दिया हुआ है. उसी तरीके से आपको गिवन रिक्वायर्ड एवरीथिंग यू हैव टू राइट. गिवन रिक्वायर्ड देन फार्मूला एंड देन you will write solution and then you will write unit. So let's start again. वही फार्मूला है, आपने बस इस सीधी सीधी वैल्यूज पुट कर देनी है. ओके, you can see the formula is again this one. P1 V1 is equals to P2 V2. This is the question number 3. But in this question they have asked volume, final volume V2. So ये वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी P1 V1. जब P2 है जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. You can put values. Now you can solve it. 30 is the right answer. 30 cm cube. Okay. Cm cube I have write because first volume was also given in the cm cube. Okay, so this was question number 2 of the paper and this is a question number 3 of the paper. Okay, last question 785 centimeter cube of a gas. यानी कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है V1, ये प्रेशर दिया हुआ है P1, फिर वॉल्यूम हो गया ये V2 और देन प्रेशर P2 is has been asked. So again P1 V1 is equals to P2 V2. So this numerical is given in your book. उसी तरह से है जी P1 V1 is equals to P2 V2. प्रेशर आपने 2 निकालना है तो आपका V2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. अब वैल्यू सारी पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया. आप इसको ATM में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको 760 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा. ठीक है, आपने सारा गिवन रिक्वायर्ड लिखना है, फिर आपने फार्मूला लिखना है, फिर सोल्यूशन एंड देन यूनिट is also compulsory. Thank you.